तो प्यारे बच्चों, आज हम हमारे सेकंड वीडियो में चैप्टर 1 के सेकंड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैप्टर को हम स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से समझ रहे हैं। अगर मैं ये जूम कर पा रहा हूँ आपके सामने तो आप देख रहे हैं ये आपका यूनिट 1 जो था। यूनिट 1 क्या था? द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यहाँ हम उसका चैप्टर 1 यानी पार्ट 1 आज जान रहे हैं। डे सेकंड है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अगर जब भी यूरोप में नेशनलिज़म के उदय की बात होती है तो फ्रांस से पूरी गणना या पूरी डिस्कशन इसलिए शुरू होता है क्योंकि वो एक ही बहुत ही रूट या एक डेस्पोटिज़म टाइप के जो कि बहुत क्रूअल होते हैं उस टाइप के मोनार्च से आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पे दो फोटोज़ देख पा रहे हैं, ये बेस्टील का जेल है। ठीक है, जिसको तोड़ दिया गया था ये बगावत के रूप में। ठीक है, ये 1798 में एक जर्मन अल्मेनिक एक पत्रकार हुए हैं। उन्होंने इस तरह का एक फ़ोटो बनाया था जो कि जैकोबिन ग्रुप, ये जैकोबिन ग्रुप क्या होता है? एक रॉबस्पायरी नाम के एक क्रांतिकारी हुए हैं फ्रांस में। उन्होंने जैकोबिन ग्रुप बनाया था। जैकोबिन ग्रुप में ऐसे यंगस्टर्स या एक ऐसी जनरेशन को शामिल करते हैं जिनके अंदर नेशनलिज्म भरा होता है और जो मोनार्कियल को उखेड़ फेंकना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों का ग्रुप होता है। ये ग्रुप बहुत ज़्यादा अतिवादी होता है, एक्सट्रीमिस्ट हुआ करता था और जिन्होंने मतलब फ्रेंच मोनार्की के ख़िलाफ़ हथियार उठाए थे। फिर बाद में रॉबस्पायरी को ग्लटन की मदद से मतलब मौत के घाट उतार दिया था। उनको मतलब पनिशमेंट मिला था, कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं मौत के घाट उतारना। मतलब कि एक ऐसी सज़ा जिसमें आपको मतलब फांसी दे दी जाती हो या जस्ट आपका गला काट दिया जाता हो। तो इसके बारे में मतलब पढ़ना, रॉबस्पायरी या फिर ये जो जैकोबिन ग्रुप आपने समक्ष देख पा रहे हैं। मैं यहाँ पे ये वर्ड पे सर्किल कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह की पूरी कला आपको इसमें देखने मिल जाएगी। तो आप यहाँ मैं आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जो बात कर रहा हूँ ये 1789 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो 1789 में ये हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्या है भाई ये नाटक, हटाओ। तो 1789 में ये स्टार्ट हुआ था। फ्रांस को इससे आज़ाद किया गया था। जो मोनार्कियल जो पावर थी उससे फ्रांस को आज़ादी मिली थी। ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये लिखा हुआ है एब्सोल्यूट मोनार्च। ठीक है, इससे फ्रांस को आज़ादी मिली थी और फ्रांस में एक नया पॉलिटिकल थॉट जो था वो चरितार्थ हुआ, वो सामने आया और फ्रांस की जनता ने एक नया फॉर्म ऑफ मतलब पावर देखा जो कि जनता का शासन था, जनता को सौंप दिया गया था। ठीक है, और वो अपनी इस डेस्टिनी को लिखने के लिए आगे बढ़ गया। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग French revolutionary introduced various measures and practice that could create a sense of identity amongst the French people. कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा जो हथकंडे या तरीके अपनाए गए तो कल के दिन उससे फ्रांस की एक नई गाथा लिखी जानी थी। कुछ ऐसे आइडियाज़ या आइडियल्स थे जिनको हम ला पैट्री, ओके, ये यहाँ दिया हुआ है लॉ पैट्री। ठीक है, और ये साइटोयन हम कहते हैं, इसका मतलब होता है फादरलैंड और सिटीज़न। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह देख के जनता को इन्फ्लुएंस किया गया कि वो अपने अधिकारों को जाने। जो वहाँ का रॉयल झंडा था, वहाँ का जो मोनार्की का मेन झंडा था उसको हटा के फ्रांस में एक ट्राई कलर दिया गया। बच्चों, हमारे देश के भी झंडे की अलग कहानी है। ठीक है, एक पिंगली हुए हैं, उन्होंने हमारे देश का झंडा दिया था। झंडा एक क्रांति का प्रतीक होता है।
झंडे की मोहब्बत समझना हो, एक मूवी है, हॉलीवुड मूवी है द पेट्रियट, उसमें अमरीकी क्रांति के बारे में बताया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा द पेट्रियट। ठीक है, तो इसमें जो सेंट्रल जनरल का जो बॉडी इलेक्शन होता था उसका नाम चेंज करके रख दिया गया नेशनल असेंबली। ठीक है, और इसमें जनता के द्वारा ही चयनित लोगों का इसमें इनके द्वारा पूरे गवर्नमेंट को चलाया जाता था, जो कि जनता जिनको चुनती थी, और जनता को अब समान अधिकार दिया जाने लगा। इसका मतलब ये है कि जब पहले के समय में जब फ्रांस में मोनार्ची थी, राजतंत्र था, तब उतना वहाँ पे, तो मैं क्या बता रहा था आप लोग को, ये अभी मैं इसमें थोड़ा स्लो हुई है एक्स रिकॉर्डर वगैरह में। हाँ, तो ये जो ला पैट्री और ला सिटियन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके फ्रांस को एक ट्राई कलर का कॉन्सेप्ट देके वहाँ के जनता को विशेष अधिकार देके कि जनता अपना असेंबली वहाँ चुन सकती थी, इन सब चीज़ों से वहाँ के पूरी डेमोक्रेसी का एक नया मतलब एक फेस चेंज कर दिया गया, जिसको आप 9th क्लास में भी अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन जानेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल को हम इसको मतलब पढ़ रहे हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ टेकन, मटायर्स कमेमोरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। कि जब वो नेशनल असेंबली की स्थापना होती है तो नए मंत्र लिखे जाते हैं, मतलब कि जीवन जीने के नए तरीके बताए जाते हैं। ठीक है, और लोग कस्में लेते हैं, मतलब कस्में वादे वगैरह होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो मतलब प्लेज लेती हैं, प्लेज मतलब कसम वगैरह लेती हैं। ठीक है, और जो इस क्रांति में शहीद हुए हैं उनका सम्मान किया जाता है, और एक नया सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वहाँ पे तुरंत प्रभाव में आता है। ठीक है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को हटा दिया जाता है, जो कई सारे ड्यूज़ मतलब बकाया होते हैं उनको भी वहाँ से हटा दिया जाता है। ठीक है, और जो रीजनल भाषा होती है उसको डिस्करेज किया जाता है, और वहीं जो फ्रांस में पेरिस वाले हिस्से में एक भाषा बोली जाती थी वो चीज़ वहाँ पे स्टार्ट होती है, और वो उस देश की एक राजकीय भाषा बन जाती है। ठीक है, जो कि फ्रांस में बोली जाती थी, उस भाषा का नाम था फ्रेंच। ठीक है, तो बच्चों, तो फिर इस तरह से रेवोल्यूशन वहाँ पे होता है, एक वो मोनार्की पावर को हटा दिया जाता है, वो मोनार्की जो पावर होती है वो डेस्पोटिज़म होती है, यानी इसका ये हुआ कि वो बहुत ही क्रूअल होती है, जनता को उस डेस्पोटिज़म पावर से मुक्ति मिल जाती है। और जब ये न्यूज़ फ्रांस से होते हुए पास के कई सारी यूरोपियन कंट्री, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस के मतलब पास है, इसमें आप लोग बेल्जियम ढूंढिए, बेल्जियम कहाँ है। ठीक है, ये रहा नीदरलैंड, उसके ऊपर ये जो आप लोग देख पा रहे हैं एक जीबी टाइप का लिखा है, वो है बेल्जियम, है ना। तो इस तरह से वहाँ पे कई सारी हमें कंट्रीज़ वगैरह वहाँ पे देखने को आप लोगों को मिल रही है। तो जब फ्रांस से होती हुई, ये रहा मतलब फ्रांस हमारा, क्या ये हमारा फ्रांस नहीं है, ये रहा नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ये रहा बेल्जियम, है ना। यहाँ से होते हुए जब फ्रांस की ये खबर बाकी जगहों पर पहुँचती है तो उनको भी आज़ादी की प्रेरणा वहाँ पे मिलती है। तो यूरोपियन का ये जो नया एक दौर है, जो हमारे चैप्टर का नाम है कि नेशनलिज़म इन यूरोप, ठीक है, तो उनके सामने एक एग्ज़ाम्पल का सेटअप हो जाता है, एक एग्ज़ाम्पल उनके सामने बन जाता है। ठीक है, और हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली में 1790 में जब ये सब खबरें वहाँ पे उनके शहरों में पहुँचती हैं तो फ्रांस का जो नेशनलिज़म है अब अब्रॉड यानी विदेश पहुँच चुका है।
आपको यहाँ फ्रांस के ऊपर एक कंट्री दिख रही होगी, नीदरलैंड, ठीक है। यहाँ के लोगों को कहते हैं डच, ठीक है। और इस कंट्री का पुराना नाम है हॉलैंड। तो ये जो आपको यहाँ पे हॉलैंड नाम का देश दिख रहा है, ये है नीदरलैंड, ठीक है। विद इन द वाइड स्वैथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल नेपोलियन सेट। और फिर वहाँ पे जब राजतंत्र का अंत होता है, तो यानी कि मोनार्की का अंत होता है, तो असल पावर मिलती है नेपोलियन को, ठीक है। अभी जब 9th के वीडियोस बनना चालू होंगे तो वहाँ आप इस चीज़ को आप जानेंगे कि नेपोलियन को मतलब पावर कैसे मिला। वो मतलब पेशे से एक आर्मी का अधिकारी था, फ्रांस की आर्मी का अधिकारी था। फिर धीरे धीरे उसके पास पावर कैसे शिफ्ट हुए, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप जानेंगे। फ़िलहाल आप यहाँ देखें कि जब धीरे धीरे कई सारी टेरिटरीज़ उसके अंडर में आती हैं, तो वो फ्रांस में ढेरों बदलावों को इंट्रोड्यूस करता है। बदलाव को कहते हैं रिफॉर्म्स, यानी सुधार कार्य, ठीक है। और थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट, लेकिन अब धीरे धीरे जो वहाँ की डेमोक्रेसी वाला तंत्र था वो अब ख़त्म होकर नेपोलियन वापस से वहाँ का एक तरह का मोनार्च बन जाता है, एक लिटिल मोनार्क मतलब बन जाता है। और वो वहाँ पे डेमोक्रेसी को फ्रांस में फिर से ख़त्म कर देता है और आसपास की कई सारी कंट्रीज़ को जीतना चालू कर देता है। ऐसा वो कैसे कर पाता है? वो एक कानून लाता है सामने। उस कानून का नाम था सिविल कोड ऑफ 1804 या 1804, जिसको आसान भाषा में हम नेपोलियनिक कोड कहते हैं। तो पहले वहाँ पे मोनार्की थी, फिर उससे डेमोक्रेसी आई और अब वापस से वहाँ पे एक तरह से मोनार्की आ गई, क्योंकि जो अंग्रेजी एक शासन करता था उसका नाम नेपोलियन था, उसने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि वो फ्रांस को मजबूती देना चाहता था। अब फ्रांस की जनता ने भी नेपोलियन का सपोर्ट किया, क्योंकि उनको तो अच्छा ही लग रहा था ना कि मतलब फ्रांस जो एक कंट्री है वो आजू बाजू की कई सारी कंट्रीज से ज़्यादा मजबूत बन रही है, ठीक है। तो फिर 1804 में नेपोलियनिक कोड इंडिया मतलब वहाँ पे आ गया था। फिर दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। और फिर जैसे जैसे उसकी आर्मी ने ये डच रिपब्लिक के कुछ हिस्से, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी के हिस्से वगैरह जीतना चालू किया, तो नेपोलियन का पावर धीरे धीरे बढ़ता गया, उसकी जो सोच है वो भी धीरे धीरे बढ़ती रही, ठीक है। कई सारे जो पहले मतलब मोनार्की के अंडर में जो कई सारे सामंत हुआ करते होंगे, उनका उसने अंत कर दिया। जो कई सारे सर्फ हुआ करते थे, आपने 7th में जाना होगा, सर्फ का मतलब गुलाम होते हैं, उनको भी आज़ाद कर दिया गया, ठीक है। मतलब नेपोलियन ने अपने देश में तो भैया अच्छे काम किए, ठीक है। उसने अपने देश का ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। तो ये रहा आपका ये इम्प्रूव्ड, ओके। तो ये पीजेंट्स यानी किसान, आर्टिशन मतलब कारीगर, वर्कर काम करने वाले, और नए नए बिजनेसमैन, ठीक है, उनको इस तरह का फ्रीडम जो कि नेपोलियन ने दिया था, ये रहा नेपोलियन का फ़ोटो, ठीक है। तो उसने जो दिया था वो लोग वो चीज़ एंजॉय करने लगे, ठीक है। और इस तरह का फ्रीडम भी उनको पसंद आने लगा, ठीक है। फिर बिजनेसमैन में स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, प्राइवेट मेजर, a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। तो ये जो छोटे मोटे व्यापारी थे कि किसान वर्ग थे, इन्होंने इस चीज़ को देखा कि अगर देश में एक यूनिफाइड सिस्टम या एक सोलो रूल सिस्टम ला दिया जाए तो देश की हालात को वो लोग सुधार सकते हैं। लेकिन ये चीज़ मोनार्की भी नहीं थी और डेमोक्रेसी भी नहीं थी, ये एक बीच का एक तरीका था जो कि नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन थोड़े वक्त बाद फिर फ्रांस की कई जगहों पर हार होने लगी
ये आप देख रहे हैं नेपोलियन आगे बढ़ रहा है और उसके बैक से कुछ चिट्ठियाँ वगैरह गिर रही हैं, ब्लर हुआ होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये कुरियर ऑफ राइनलैंड लूजेस ऑल दैट ही हैज़ ऑन हिज वे, नेपोलियन हियर इज रिप्रेजेंटेड एज पोस्टमैन, ठीक है। बैक टू फ्रांस, वो फ्रांस वापस लौट रहा है क्योंकि वो लाइपजिग का जो युद्ध था 1813 में हार गया था, और इसके बैक से उन जगहों के नाम गिर रहे हैं जो वो धीरे धीरे हारता जा रहा है। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि नेपोलियन का भी एक वक्त आया कि जब धीरे धीरे फ्रांस में ये जो नेपोलियन तंत्र था वो ख़त्म होना चालू हुआ। कुछ शहर थे जैसे कि ब्रुसेल्स, मेन, मिलान, वारसो, तो यहाँ पे जब उसकी आर्मी लौटी उनका भव्य स्वागत हुआ, ठीक है, क्योंकि कई सारी सुविधाएं मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम के कारण वहाँ पे लोगों को मिलने लगी थी, इसका फ़ायदा फ्रांस के लोगों ने उठाया। कल हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। ख्याल रखें अपना।